बुलेटिन में बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, और दोनों ही देशों के बीच में करीब 4 सालों से जंग जारी है। इसमें सवाल ये कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल हो गए हैं और तब से भीषण युद्ध लगातार देखने को मिल रहा है और ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि ये जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां यूक्रेन के शहरों पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है और अब यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को दहलाने की कोशिश की है। दरअसल यूक्रेन ने मॉस्को पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। दरअसल यूक्रेन ने रूस को दहलाने के लिए उस पर यानी कि रूस पर 300 ड्रोन से ज्यादा हमला किया है और यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जाहिर सी बात है कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी भी अब पुतिन कर रहे हैं। वैसे जिस हिसाब से यूक्रेन के साथ नाटो देश साथ खड़े हैं, ऐसे में डर है कि कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए, यानी कि अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार यूक्रेन की ओर से अब हमले एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रूस भी पलटवार कर रहा है। तो देखिए, यूक्रेन का जोरदार हमला मॉस्को में हुआ तो आखिर कितनी तबाही हुई है वो हम आपको बता देते हैं। यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक किया है और ये अटैक बहुत बड़ा है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन का 300 ड्रोन से हमला करना और इसके अलावा स्वर्ण ड्रोन हमले से मॉस्को में हड़कंप की स्थिति मच गई है। स्वर्ण ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में इमरजेंसी भी अब लागू हो गई है। हाई अलर्ट पर राजधानी मॉस्को इस वक्त है। मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग भी लगातार देखने को मिल रही है। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया है। हमले के बाद पूरे इलाके में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। यही नहीं, आधी रात को रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। रूस ने कई यूक्रेन ड्रोन अटैक नाकाम भी किए हैं, लेकिन यूक्रेन के इस हमले से अब कहीं ना कहीं जो पुतिन है वो आग बबूला जरूर नजर आ रहे हैं। उसका खामियाजा हो सकता है कि यूक्रेन को भुगतना भी पड़े। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इस चर्चा में सर आपका। और मेरा देखिए सबसे पहला सवाल यही होगा सर, क्योंकि देखिए 4 साल से जो युद्ध की तस्वीर सामने आ रही है और अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े अटैक हो रहे हैं, रूस भी कर रहा है, यूक्रेन भी कर रहा है, और जो ये हालिया संघर्ष बढ़ा है, इससे क्या समझ आ रहा है कि ये युद्ध अब अगले यानी कि आगे चरण में जा रहा है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है क्या सर? देखो, जहाँ तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं जिस माफी एक दूसरे की तरफ हमले हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले महीने में 25,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। ऐसे में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है आगे चलकर एक वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। मेरे मुताबिक इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। ये किस्म से उनकी उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है रशिया के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर कि किसी प्रकार से सीज फायर करे और युद्ध विराम करे और पीस का डायलॉग और डिस्कशन करके पीसफुल तरीके को अपनाए। लेकिन जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारे जाते नेटो की तरफ से, या जब तक चाइना की तरफ से या किसी और देश की तरफ से ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतारे जाते, इस लड़ाई के अंदर किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। क्योंकि रशिया साफ तौर पर जानता है कि ब्रिटेन के पास में और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और उनको हज़ारों की तादाद में नहीं चाहिए, 10-15 न्यूक्लियर वेपन्स इज इनफ टू वाइप आउट रशिया के की इंस्टॉलेशन। मॉस्को को बर्बाद करने के लिए केवल एक न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है। इसी माफिक स्टालिनग्राड या लेनिनग्राड को बर्बाद करने के लिए एक दो न्यूक्लियर वेपन की आवश्यकता है। मतलब टोटल 5 या 10 न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी से ज़्यादा है। और अगर रशिया इन देशों के ऊपर किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक करता है इनको बर्बाद करने के लिए, तो नतीजा है कि दोनों ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और दुनिया भी बहुत बड़े पैमाने से तबाह हो जाएगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना है। वैसे कि ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में, मैंने जैसे ही पहले कहा, जिस दिन लड़ाई स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले, केवल मैं ही एक अकेला शख्स था जिसने साफ तौर पे कहा था पुतिन ने बड़ा जबरदस्त ब्लंडर किया है, वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते। और नेटो जो है, यूरोपियन नेशन जो है, यूरोप जो है, ये जेलेंस्की को लड़ाई हारने नहीं देगा।
मैं आज भी नहीं, यही कहता लेकिन हूँ। सर मैं उसका आपसे ये समझना चाहूंगी, एक लंबा संघर्ष ये चल रहा है, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब यूक्रेन आखिर कितना सक्षम है, यानी कि सैन्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो अब कितनी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने हाथ तो पीछे खींच लिए यूक्रेन से और साफ कह दिया गया कि अब यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में अब लग रहा है क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा? देखो, अभी तक तो टिका हुआ है, और अमेरिकन के अपने अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये युद्ध अगले 5 से 10 साल तक चल सकता है। यूक्रेन हम्म। के पास मैन पावर की कमी है, लेकिन जब तक उनको यूरोपियन यूनियन जो है और ये नेटो है हर प्रकार से सहायता करते रहेंगे। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि मैं हथियार नहीं दूंगा और मैं हम्म। मॉनिटरी रिसोर्सेज नहीं दूंगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर यूरोप पेमेंट करता है और मेरे से हथियार खरीदता है, ट्रम्प को तो हथियार बेचना है। ट्रम्प तो एक डील मेकर है, तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं उनको हथियार बेचने के लिए। और वो अमेरिका की जो वॉर वॉर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तकरीबन शेयर वैल्यू 700,000% इंक्रीज हो चुकी है। हम्म। ऐसे में अमेरिका तो को तो फायदा ही है। वास्तव में ट्रंप साफ तौर पे एक किस्म से नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, और किसी प्रकार से अगर वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को सुलझा सके, तो वास्तव में वो नोबेल पीस प्राइज के लायक हो जाएंगे, और उनको शायद वो नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने थाईलैंड कंबोडिया की भी लड़ाई छुड़वाई, लेकिन साफ तौर पे नजर आता है कि थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। जहाँ तक इसराइल और हमास का ताल्लुक है, वहाँ भी सीज फायर की वायलेशन हर दिन इसराइल कर रहा है, लेबनान में हर दिन कर रहा है, हौथीज के अगेंस्ट यमन में कर रहा है। ऐसे में कौन सा युद्ध है बस जो उन्होंने सुलझाया है, जो हर प्रकार से सुलझ चुका है? ये एक किस्म से प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि रशिया में भी बहुत ज़बरदस्त तबाही हो रही है। 40 से 50% रशिया की जो रिफाइनरीज है ख़त्म हो गई है। उनके बहुत बहुत बड़े पैमाने पर उनके हवाई जहाज़, उनके सैनिक तो 1 मिलियन से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। उनके कम से कम 1000 से ज़्यादा हवाई जहाज़ मारे गिरा जा चुके हैं। उनके बहुत बड़े पैमाने पर S-300 S-400 सिस्टम्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल यूनिट्स, आर्टिलरी यूनिट्स बर्बाद हुई हैं। हम्म। यूक्रेन के ऊपर रशिया बहुत बड़े पैमाने पर कीव पर हमला कर रहा है। कीव के रियासी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। कीव को हर प्रकार से उनके एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमला कर रहा है, ताकि सर्दी से मरे। वो हर साल इसी माफी की कार्रवाई करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन झुका नहीं। अभी यूक्रेन ने भी जो भी कार्रवाई की है मॉस्को के अंदर, क्योंकि जी। बड़े पैमाने पर पिछले कई दिनों से कीव के ऊपर हमला हो रहे थे, भयंकर हमले हो रहे थे, उन्होंने इसी माफी मॉस्को के ऊपर किया है, ये दर्शाने के लिए कि हर युद्ध में 2 खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी जो है हर प्रकार के नियम को तोड़ता है। और मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, यूक्रेन कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन यूक्रेन में भी क्षमता है बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए मॉस्को के अंदर, और वही उन्होंने कार्रवाई की है। हम्म। ठीक है, चलिए सर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन कुल मिलाकर देखिए अब कहीं ना कहीं अब यूक्रेन ने ये बड़ा कदम उठाया है, जो बड़ा अटैक हुआ है, तो इसका रिटेलिएशन भी होगा रूस की तरफ से। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ मनन द्विवेदी भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के विस्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, चीजें तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। यूक्रेन वॉर में हर कोई खेल खेल रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से निराश हैं, यानी कि बार बार देखिए ट्रंप की ओर से कोशिश की गई कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद अब ये बयान सामने आया है और सीधे तौर पर ये कहा कि चीजें जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। यूक्रेन वॉर में हर कोई खेल रहा है। ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से भी निराश हैं। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया, और इस स्टेटमेंट को भी जरा हम समझ लेते हैं मनन द्विवेदी सर, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरी कोशिश की कि 4 सालों से जो युद्ध चल रहा है इस पर विराम लगे, लेकिन इसमें वो सफल होते हुए नजर नहीं आए, जिसके बाद ये अब कहीं ना कहीं देखिए जो स्टेटमेंट उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कही, वो कि जो चीजें हैं अब वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए सर? क्या वाकई में अब वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे राजनीतिक लीडर्स हैं, हमारे जो स्टेट्समैन हैं, वो इस बात को एश्योर करने का पूरा प्रयास करेंगे आज के पोस्ट ट्रूथ और आज के कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रोन वर्ल्ड में, कि बेसिकली विश्व युद्ध को किसी तरीके से एवेड किया जाए। तो मुझे लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की अवधारणा या डेवलपमेंट तो शायद नहीं होगा, पर जिस तरीके से नेटो तैयारी कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, उससे लगता है
कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। अगर हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएशन स्टैंड को देखें तो हम पाएंगे कि बेसिकली वो चाहते हैं कि जेलेंस्की अपना 30% ऑफ द एरिया डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो रशिया ने अटैक किया है, तो 30% एरिया यूक्रेन के कंट्रोल में है, तो वो एरिया भी व्लादिमीर पुतिन मांग रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली है, कई बार रिपीट की है कि अगर जेलेंस्की को टेरिटरी का रीजन का टेरिटरी का लॉस भी होता है तो भी उन्हें व्लादिमीर पुतिन के साथ और रशिया के साथ संधि कर लेनी चाहिए। और अभी गए थे पेरिस और कुछ यूरोपियन राष्ट्राध्यक्षों से मिले थे जेलेंस्की, वो यही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यूक्रेन पूरी तरीके से युद्ध को रोकने को खत्म करने को तैयार है, पर हम लोग वो कह रहे हैं कि वो लोग अपनी टेरिटरी का एक भी इंच यूक्रेन को नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि जो अलास्का में जो बातचीत हुई थी 1-2 महीने पहले, उसमें भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में यही डिफरेंस रह गया कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि ज़ारिस्ट रशियन एम्पायर की अवधारणा के कारण वो बेसिकली टेरिटरी चाहते हैं, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक और बहुत ही प्री मॉडर्न बातचीत है आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। लेकिन अगर देखिए, क्योंकि अलास्का का जिक्र आपने किया, बातचीत हुई लेकिन वो असफल रही, और टेरिटरी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो रूस तो मानने को तैयार ही नहीं है, पीछे हटने को किसी भी तरीके से तैयार रूस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब हो क्या सकता है सर आगे, क्योंकि युद्ध तो खत्म करना होगा, पहल भी की गई, लेकिन अभी किसी भी तरीके से कोई शांति की पहल अब आगे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके के हालात बनते रहे तो आगे हो क्या सकता है, क्या स्थिति अब आगे की नजर आ रही है सर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जर्मनी और फ्रांस ने डिक्लेयर किया है कि जिस तरीके से विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक तरीके से बातचीत हुई थी और मिलिट्री सर्विस फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के स्टूडेंट्स के सिटीजन्स के लिए आवश्यक भावी बना दी गई थी, वैसा ही निर्णय जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में अभी लिया गया है। पर मुझे लगता है कि ये ऐसी पहल है जो 3 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। और अगर हम रशिया के सुपर पावर स्टेटस और पावर को देखें, साथ में उनके न्यूक्लियर पावर और उनकी मिलिट्री पोटेंशियल को देखें, तो हम पाएंगे कि जिस द्रुत गति से रशिया में ड्रोन्स, मिसाइल्स और आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स और टैंक्स हर महीने बहुत बड़े लेवल पे उनका उत्पादन किया जा रहा है, उसको कहीं पर भी यूरोपियन कंट्रीज या नेटो के लोग, जैसा कि मार्क रुटे ने भी ये बात मानी है कि वो लोग रशिया के इस डेवलपमेंट को, इस प्रोडक्शन को मैच नहीं कर सकते जी। तो मुझे लगता है नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी और एक तरीके से बातचीत ही की जाए, और मुझे लगता है जेलेंस्की अगर अपने कुछ टेरिटरी दे देते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा। लेकिन बातचीत, आप कह रहे हैं कि बातचीत एक रास्ता है, लेकिन बातचीत तो हो रही है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है सर। कई दौर की बातचीत हो चुकी है अब, लेकिन मैं आपसे समझूंगी अब पीके सहगल सर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि चीजें जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे किस तरीके से समझा जाए सर? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या हम अब हल्के में ले सकते हैं? क्योंकि मनन द्विवेदी सर ने कहा कि लगता नहीं है कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट क्या बता रहा है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक किस्म से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों देशों के ऊपर। रशिया और यूक्रेन के दोनों की जबरदस्त तबाही होगी और स्थिति जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल तक भी अगर लड़ाई होती रही तो किसी प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना नहीं है। क्योंकि जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, यूरोप साफ तौर पे कह रहा है कि अगर रशिया की शर्तों के ऊपर ये युद्ध का विराम होता है या युद्ध खत्म होता है
तो वास्तव में पूरा यूरोप के लिए खतरा होगा, और इसको किसी प्रकार से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक जेलेंस्की का ताल्लुक है, जेलेंस्की ने 3 स्टेटमेंट दिए। उसने साफ तौर पे कहा कि जो 2014 में क्रीमिया को रशिया ने लिया था, वो क्रीमिया को छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि डोनेस्क में जो इलाका रशिया ने कैप्चर किया हुआ है, 2022 से लेके अभी तक 2025 खत्म होने वाला है, केवल 10% ही, जो रशिया ने पूरा क्लेम किया था डोनेस्क का एरिया, केवल 10% ही उसने ऑक्यूपाई किया है। वो कहते हैं जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया वो ठीक है, लेकिन रशिया, पुतिन चाहता है और अमेरिका चाहता है कि कंप्लीट डोनेस्क के इलाके से यूक्रेन अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर ले। उन्होंने कहा वो हम तैयार नहीं है। दूसरा, जो उनका जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो इस समय रशिया के पास में है, वो कह रहे हैं उसके ऊपर भी कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन का फ्यूचर जो है, फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, और उन्होंने कहा उसको भी नहीं हम छोड़ेंगे। और जहाँ तक खार्किव का ताल्लुक है, अमेरिका भी साफ तौर पे कह रहा है और जेलेंस्की भी साफ तौर पे कह रहा है कि जहाँ तक खार्किव का ताल्लुक है, रशियन फोर्सेस को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर वो साफ तौर पे कह रहा है कि जब तक मार्शल लॉ लगी हुई है, 2022 में जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन में, मार्शल लॉ जब तक लगी हुई है, किसी प्रकार से वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर वो अभी कह रहे हैं लेटेस्ट स्टेटमेंट की, अगर अमेरिका और यूरोप उनको सिक्योरिटी गारंटी देता है तो हर प्रकार से इलेक्शन के लिए तैयार है। यानी दूसरे लोग समय कुछ हद तक जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो गए, लेकिन रशिया उसको नहीं मान रहा। साथ ही साथ रशिया कह रहा है कि जो यूक्रेन है उसकी फोर्सेस को कम किया जाए। यूक्रेन कहता है कि हमारी फोर्सेस कितनी होंगी वो फैसला हम लेंगे, ना कि रशिया डिक्टेट कर सकता है। एंड आई थिंक दे आर राइट। ठीक है, लेकिन ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन मनन द्विवेदी सर, अब क्योंकि देखिए जो आपने कहा, जो सर भी कह रहे हैं, पीके सहगल सर भी, की नहीं है संभावना वर्ल्ड वॉर 3 की, लेकिन अगर हम समझें कि अगर वो कौन सा रेड लाइन है जिसके क्रॉस होने के बाद स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 की हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर हम 20-25 दिनों के पहले के डेवलपमेंट्स को यूक्रेन वॉर के संदर्भ में देखें, तो हम पाएंगे कि पोलैंड, मोल्दीविया और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तक रशिया के ड्रोन्स पहुंच गए थे, उनके विमान पहुंच गए थे। तो एक तरीके से 20-25 दिन पहले आप ही के चैनल में मैं कह रहा था और जगह लिख रहा था कि ये बेसिकली नेटो को प्रोवोक करने का तरीका है व्लादिमीर पुतिन का, जिस तरीके से जो युद्ध का जो दावानल है, अच्छा। जो दावानल है वो इंक्रीज हो सके, जो एम्बिट है युद्ध का वो इंक्रीज हो सके, और एक तरीके से नेटो भी पूरी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे जहन में आ रही थी। पर मुझे अब लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टेरिटरी की बात करनी पड़ेगी। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप को हम छोड़ दें तो भी 1975 में जिमी कार्टर ने अनवर सदात और इजिप्ट के बीच ट्रीटी करवाई थी, कैंप डेविड अकॉर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से कोई ना कोई ट्रीटी जेलेंस्की और पुतिन की करवानी चाहिए। पर मैं ये फिर भी ये बात यहाँ पर ये रखूंगा कि जेलेंस्की को किसी भी स्वाभिमानी नेता और स्वाभिमानी राष्ट्र के चलते तहत कोई भी टेरिटरी, भले ही वो ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट हो या लुहांस्क को या डोनेट्स्क को, वो रशिया को नहीं देना चाहिए। अब देखने वाली बात मुझे ये नजर आती है आने वाले भविष्य में कि जेलेंस्की क्या पूरे क्रीमिया को जो उन्होंने दे दिया, क्या वो डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरिया को देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम रशिया की बात करें तो इनके साहित्य और इनके जो संस्कृति है उसमें हमें जाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल और विकास का मॉडल रशिया ने दिया वो भारत ने बिल्कुल कट एंड पेस्ट तरीके से, बिल्कुल वर्बेटिम तरीके से अपने कॉपी किया, और हम लोगों ने रशिया के, सोवियत यूनियन के क्या कहते हैं उसको, 5 ईयर प्लान्स को पूरी तरीके से फॉलो किया। और जिस तरीके से शिक्षा, हेल्थ और स्वाभिमान की लड़ाई जर्मनी के अगेंस्ट लड़ी गई रशिया की तरफ से बैटल ऑफ कुर्स्क में, तो चीजों को देखते हुए रशिया का पलड़ा मुझे लगता है अगर अमेरिका नहीं आता है युद्ध में या किसी तरीके के मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में,
तो यूरोप के लेकिन मनन सर, लिए, आपने कहा कि देखिए, और UK के पुतिन लिए, जो है, व्लादिमीर जर्मनी, पुतिन है, फ्रांस वो और नाटो UK को के लिए उकसा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझूंगी, क्या नाटो सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल होने का जोखिम उठाएगा क्या रूस के साथ? ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं? सर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नेटो जी बोलिए बोलिए मनन सर। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि नेटो पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, और यूरोपियन कंट्रीज जिस तरीके की पैसिफिस्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट और विकास नीतियों में आगे बढ़ रहे थे पिछले 10-15 वर्षों से, उसके तहत मुझे नहीं लगता कि जर्मनी, फ्रांस और यूके किसी तरीके के युद्ध के लिए तैयार है रशिया से। और मैं ये बात ठीक है। बहुत 2 वर्षों से कह रहा हूं आपके चैनल में भी और अपने लेखों और पुस्तकों में भी, कि अगर कुछ वॉर को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयत्न करना था तो अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत थी। और ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और बाइडेन ने कभी भी अलाउ नहीं किया। तो मुझे लगता है एक तरीके से युद्ध की अराजकता में और दावानल में पूरी तरीके से ज़ेलेंस्की को अपने करेज और अपनी इमेज के चक्कर में झोंक दिया गया। पर जहां तक फ्यूचर की बात है, मुझे लगता है कि ना तो नेटो और रशिया के बीच में कोई संघर्ष होने वाला है और ना ही अमेरिका और रशिया के बीच में कोई संघर्ष होने वाला है। अच्छा। जो कंट्री उसे झेलेगा, जिस तरीके का रिकंस्ट्रक्शन जो आपने पहले भी बात कही एंकर साहिबा, जिस तरीके का रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक इंटरवेंशन करना है वो अमेरिका और यूरोप ही करेंगे। और मुझे लगता है कि युद्ध अब अपने अंतिम चरण पे आ गया है। अच्छा। जहां पर ज़ेलेंस्की के सामने एक कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री चाह रहा है। नहीं, मैं पर यहाँ अभी पर तो यही सर कहना थोड़े दिन चाहूंगा। पहले ज़ेलेंस्की का भी स्टेटमेंट आया था, जिन्होंने कहा था कि क्योंकि संघर्ष चल रहा है तो कह रहे हैं कि संघर्ष की स्थिति में हम चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या उनके जो तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं या फिर जो अपनी चीजों पर अडिग है, तो उसको देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि अंतिम चरण में इस वक्त युद्ध है? देखो, जहाँ तक ज़ेलेंस्की का ताल्लुक है, ज़ेलेंस्की साफ ये तौर मुझे पे लगता है कि जिस तरीके से अगर हम सर मैं आ रही हूँ आपके पास, पीके सहगल सर, एक छोटा सा अगर रिएक्शन हम मनन द्विवेदी देखें तो सर। हम ये पाएंगे। जी हाँ, मैं छोटा सा रिएक्शन ही देना चाहूंगा कि करप्शन और नेपोटिज्म के चार्जेस ज़ेलेंस्की की सरकार पे बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं। और अगर हम उस समय को देखें जब ज़ेलेंस्की वहां के प्रेसिडेंट नहीं थे यूक्रेन के, तो तब भी वहां पर एक रिवॉल्यूशन हुआ, तब भी वहां एक मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। और उसके चलते जो अराजकता, जो एनार्की और जो कंफ्यूजन फैला हुआ था पॉलिटिकल कल्चर में यूक्रेन के, उसको रोकने के लिए रशिया ने इंटरफेयर किया। तो मैं यहाँ पर अपना अंतिम कमेंट ये दूंगा कि ज़ारिस्ट रशिया के एम्पायर को, सोवियत यूनियन के एम्पायर को वापस रीस्टार्ट करने के लिए पुतिन पूरी तरीके से उद्यत हैं। और चलिए, इसी के ठीक है। चलते ज़ेलेंस्की और बाकी कंट्रीज को रशिया के आक्रांता स्वरूप को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, मैं एक brief पीके comment यही सहगल सर, दूंगा। आपका एक छोटा सा रिएक्शन, क्या वाकई में आपको भी लग रहा है कि युद्ध अपने अंतिम चरण में है? देखो, युद्ध तो वास्तव में अंतिम चरण में है, क्योंकि दोनों देश के में मिलिट्री फिटिंग आ चुका है। दोनों देश जो है उसके सैनिक जो है तंग आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके अवाम भी तंग आ चुके हैं। दोनों देशों की अवाम चाहते हैं कि युद्ध विराम हो और पीसफुल नेगोशिएशन हो। लेकिन ना तो ज़ेलेंस्की अपनी टेरिटरी सरेंडर करेगा अदर देन व्हाट दे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, और ना ही वो ज़ेफरोसिनिया जहाँ उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको सरेंडर करेगा। अगर रशिया ये शर्तें मान लेता है, ठीक जो है। उनको माननी पड़ेगी, मेरे मुताबिक माननी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मिलिट्री फैटिग दैट इज सर्टेन। उनके अवाम बड़े पैमाने पर दुखी है। उनके वहाँ पे 8 से 10 घंटे बिजली जानी बंद हो गई है रशिया के अंदर, जहाँ रशिया। ठीक है पीके सहगल सर, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और मनन द्विवेदी सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, सहमति आखिर क्या बनती है? क्या रूस जो अपनी चीजों को लेकर, टेरिटरी को लेकर अडिग है, क्या उस पर मानने को तैयार होगा? क्या यूक्रेन अपनी शर्तों को मानने को तैयार होगा? क्या वाकई में अब युद्ध अपने अंतिम चरण में है? ये तो भविष्य के गर्ग में इस वक्त छिपा हुआ है, क्योंकि दोनों ही देश अभी अपनी अपनी शर्तों के पीछे
दबे हुए हैं, यानी कि अड़े हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर युद्ध का अंजाम होता क्या है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।